Hello guys, my name is Kunal Vashne and in this video I will be teaching a very important topic from the biochemistry, that is glycolysis. I will be explaining the whole process glycolysis along with some basic terminologies like the metabolism, anabolism, catabolism, etc. So let us start the topic. तो सेल रेस्पिरेशन जो टॉपिक है इसमें कई सारी चीजें आती हैं। रेस्पिरेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड विच वी इनटेक टू लिबरेट द एनर्जी, तो वो रेस्पिरेशन का मतलब होता है। तो सेल रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो सेल होती है वो एनर्जी कैसे ड्राइव करती है, सेल जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो सेल को कैसे मिलती है, तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से थ्रू मिलती है। तो उसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो जो सेल रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कई सारी चीजें जो है जो कि पढ़ने के लिए होती हैं। जैसे कि पहली जो चीज होती है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म और एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। दूसरा आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में भी कब कि एक तो जब एनारोबिक कंडीशन हो और एक कब जब एरोबिक कंडीशन हो। तीसरा आता है इसमें लिंक रिएक्शन। चौथा आता है इसमें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम TCA साइकिल भी होता है। पांचवा आता है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और छठा आएगा कंक्लूजन। मतलब कि पूरे प्रोसेस का, पूरे सेल रेस्पिरेशन का कंक्लूजन क्या निकला ये हम छठे स्टेप में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसका लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो अब हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। तो अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपली मीनिंग ये है कि ऑल सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म एंड द ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज एंजाइम कैटालाइज्ड। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं, कैसी भी रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उन रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और हर एक स्टेप जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन का वो एंजाइम कैटालाइज होता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है कि आप कोई एक ऐसा रिएक्शन लिया है हमारे सामने, वो एंजाइम कैटालाइज नहीं है, मतलब वो जो रिएक्शन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में नहीं हो रही, तो हम उस रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की एक कंडीशन है कि वो जो रिएक्शन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होनी चाहिए, एंजाइम कैटालाइज ही होनी चाहिए, तभी हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ये भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शन, एनाबॉलिज्म रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब मॉलिक्यूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मॉलिक्यूल का जो लेवल है वो जब इंक्रीज होता है, जब उसका साइज इन द सेंस हम कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास इन द सेंस कहते हैं, या फिर कोई चीज बन रही है कि कुछ चीजों के मिलने से कोई एक नई चीज बन रही है, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जस्ट एनाबॉलिज्म का उल्टा। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल का जो लेवल है वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसका कोई लेवल जो है वो कम हो रहा है, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो याद रखने के लिए हम निमोनिक बनाएंगे, कैसे याद आएगा, तो कैट में जो CAT आ रहा है इसे हम मान लेते हैं कैट का कट। तो कट माने तोड़ना। तो कोई चीज जो तोड़ के बन रही है, जो किसी चीज का हमने पार्ट, जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसे हमने यूं करके तोड़ दिया, तो ये जो तोड़ना हुआ इसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। क्योंकि ये लेवल जो है मॉलिक्यूल का, पहले ये लेवल था, वो मॉलिक्यूल हमने कट करके छोटा कर दिया, तो कैटाबॉलिज्म हो गया। अब ये जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये हमारे बन गए, इनके मिलने से जो हमारा नया मॉलिक्यूल बना, तो इस प्रोसेस को जो हम कहेंगे इसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। ये हमारा हो गया एनाबॉलिज्म, ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ये होता है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो लेवल होता है वो डिग्रेड होता है, मतलब कम होता है। कट के कोई चीज कट रही है, कोई बड़े से छोटी बन रही है, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और कुछ दो मॉलिक्यूल से मिलकर कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है उसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन हमारा कैसा प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन लार्जली कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लार्जली कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसमें एनाबॉलिज्म भी होता हो। हाँ, तो जो हमारा रेस्पिरेशन है उसे हम एम्फीबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एम्फीबॉलिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा हो, एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो, एम्फीबॉलिक।
तो रेस्पिरेशन हमारा लार्जली कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लार्जली कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन जब रिएक्शन होती है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के समय पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कटने के बाद वो एक नया इंटरमीडिएट बनाती हैं जो कई और रिएक्शन में कोई और मॉलिक्यूल बनाने के काम आता है। इस वजह से एनाबॉलिज्म भी हो रहा है उसमें और उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो इस वजह से रेस्पिरेशन जो है वो हमारा लार्जली कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है और इसलिए हम उसे एम्फीबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा ग्लाइकोज और दूसरा है हमारा लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब है हेक्सोज शुगर और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ब्रेकडाउन किस चीज का हो रहा है? हेक्सोज शुगर का। अब हेक्सोज शुगर को कोई सी भी हो सकती है, हमारा ये डी ग्लूकोज भी हो सकता है, डी फ्रक्टोज भी हो सकता है, हमारा मेनोज भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो हमारी शुगर 80% ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो हमारी शुगर यूज होती है वो हमारी डी ग्लूकोज होती है। बाकी डी फ्रक्टोज भी हो सकती है, मेनोज भी हो सकती है। अगर डी ग्लूकोज के अलावा जैसे कि डी फ्रक्टोज यूज हुई या फिर मेनोज यूज हुई तो वो क्या होगा, हमारे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के स्टेप नंबर 2 पर डायरेक्ट आके कूदेगी, जिसपे हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद है ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज के डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसमें क्या होता है, लाइसिस किस जगह पर होती है? लाइसिस ये हमारी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो जो हमारी लाइसिस जो होती है वो हमारी कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में होती है? नहीं। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में होती है? नहीं। कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में होती है? हाँ। तो जो लाइसिस जो होती है हमारी वो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में होती है। इसी लाइसिस को हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही प्रिमिटिव प्रोसेस है। जब हमारी लाइफ की जब ओरिजिन हो रही थी उस समय से ये प्रोसेस चला हुआ आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, यानी एरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकता है। क्या? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दो स्टेट हो गए कि एक तो हमारा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एक हमारा एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। जब हमारा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब ये प्रोसेस होता है हमारे सेल के एक्वस पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं साइटोसोल। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारा 10 स्टेप रिएक्शन होता है और ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम जो है वो ईएमपी पाथवे भी होता है। ईएमपी पाथवे, इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं दूसरे शब्दों में। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो टर्म वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। ईएमपी पाथवे थोड़ा कम यूज होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो 10 स्टेप रिएक्शन होती है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस ये हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। डी ग्लूकोज से हमारा यहाँ पे बनेगा पाइरूवेट। 10 स्टेप रिएक्शन होगी और सारी की सारी एंजाइम कैटालाइज होगी। एंजाइम कैटालाइज से तभी तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? तो डी ग्लूकोज और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनेंगे, एक नहीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है और हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, ये हमारा मैटर करता है। तो डायरेक्ट अब हम ग्लूकोज पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को चलते हैं। लेकिन उससे पहले जाने से पहले हम बात करेंगे कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तब उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। क्या? कि ये जब हो गया हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी होती है हमारी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन शब्द कहीं भी आ जाए उसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है हमारा प्रिपेरेटरी फेज और दूसरा फेज होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपेरेटरी फेज में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट होती है हमारी 2 एटीपी की, और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि हमारे जनरेशन होता है 4 एटीपी का। लेकिन नेट जो होता है हमारा वो 2 एटीपी होता है। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद 4 एटीपी बनने हैं। तो नेट कितना हुआ? 4 माइनस 2 ही तो हुआ। प्रिपेरेटरी फेज इसमें स्टेप नंबर एक तो होता है हमारा 1 और एक होता है हमारा स्टेप नंबर 3। तो ऑक्सीडेटिव फेज में तो स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की शुरुआत डी ग्लूकोज से होती है। तो हम पूरा स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, उससे समझने में आसानी होती है।
ये जो है ये स्ट्रक्चर है हमारा डी ग्लूकोज, और यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप में जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन, ये हमारा बन जाएगा डी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और यहाँ पे जिस फॉस्फोराइलेशन हमारा जो हुआ है इसमें क्या होगा कि एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी प्लस पीआई, ठीक। और एंजाइम का जो नाम होगा वो यहाँ पे होगा हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस भी हो सकता है। और इसका जो कोफैक्टर होता है वो होता है हमारा मेटेलिक आयन Mg2+, मैग्नीशियम बाइवेलेंट आयन। तो अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज में, किसी मॉलिक्यूल में जब एक हम फॉस्फेट आयन या फिर उसका किसी उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करें, जैसे यहाँ पे हमने 6th पोजीशन पे कार्बन के 6th पोजीशन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया, इस वजह से हमने फॉस्फोराइलेशन करा है। और फॉस्फोराइलेशन में हमारे जो एंजाइम यूज होते हैं वो होते हैं हमारे काइनेस एंजाइम। तो यहाँ पे हमने देखो हेक्सोकाइनेस है और ग्लूकोकाइनेस है, और जो भी काइनेस एंजाइम होते हैं वो हमेशा Mg2+ आयन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब एटीपी ब्रेक डाउन होगा एडीपी प्लस पीआई में। और डीफॉस्फोराइलेशन में जहां से हमें ये PO3 जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसे रिमूव करते हैं, तो वहां पे हमारा एटीपी जनरेट होता है, मतलब एडीपी प्लस पीआई मिलकर एटीपी बनाता है वहां पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हेक्सोकाइनेस भी है, ग्लूकोकाइनेस भी है, दोनों में से कौन सा? दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है, लेकिन वो हमारा डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तो एंजाइम की इफेक्टिवनेस डिटरमाइन होता है, वो हमारा Km वैल्यू डिटरमाइन करती है, Km वैल्यू। तो किसी एंजाइम की Km वैल्यू अगर लो है, जैसे हमने यहाँ देख लिया, Km वैल्यू अगर किसी एंजाइम की लो है, जितनी ज्यादा लो Km वैल्यू होगी किसी एंजाइम की, इफेक्टिवनेस उस एंजाइम का उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि एक तो हमें दिया है ग्लूकोकाइनेस और एक हमें दिया है हेक्सोकाइनेस, कौन सा बेहतरीन है? तो ग्लूकोकाइनेस की Km वैल्यू ज्यादा होती है और हेक्सोकाइनेस की Km वैल्यू कम होती है। मतलब इसमें से बढ़िया एंजाइम कौन सा है? तो भाई साहब ये हमारा हो गया गुड एंजाइम और ये हो गया हमारा बैड एंजाइम एज कम्पेयर टू द हेक्सोकाइनेस, ठीक। तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेस भी यूज हो सकता है, ग्लूकोकाइनेस भी यूज हो सकता है। हेक्सोकाइनेस जो होता है वो हमारे किसी भी हेक्सो शुगर पे काम कर सकता है, डी ग्लूकोज हो, डी फ्रक्टोज हो, मेनोज हो, कोई सी भी हो। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज पे ही काम करता है, ठीक है। अब जो हेक्सोकाइनेस होता है वो हमारा क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसे कन्वर्ट कर देता है हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ये हमारा काम हेक्सोकाइनेस करता है, ठीक। और ग्लूकोकाइनेस क्या करता है? भाई साहब ग्लूकोकाइनेस भी ये करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो डिफरेंस ये हो गया कि ग्लूकोकाइनेस की Km वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब बैड एंजाइम होता है, और हेक्सोकाइनेस की Km वैल्यू कम होती है, मतलब गुड एंजाइम होता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि जब कभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो जाए तब उस समय क्या होता है कि हमारा ग्लूकोकाइनेस एंजाइम काम करता है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम काम नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ग्लूकोज जो है वो हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जब ज्यादा बनने लगता है, क्योंकि ब्लड में पहले से ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारा ज्यादा बनने लगता है, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। इसकी एक्टिविटी हो ही कम, तो उसकी जगह फिर आप काम करता है ग्लूकोकाइनेस। ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक समय पर साइमल्टेनियसली। ग्लूकोकाइनेस जो क्या करेगा? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोजन हमारा स्टोर कहाँ होता है? ये होता है हमारा लीवर में। तो इसलिए जब कभी भी जो हमारी ये डायबिटीज मेलाइटस उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोकाइनेस जो एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब अच्छी तरह की वो ग्लूकोज काइनेस एंजाइम जो होता है वो काम नहीं करता। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, ग्लूकोकाइनेस एंजाइम हमारा काम कर ही नहीं रहा डायबिटीज मेलाइटस में। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो हमारे लीवर में स्टोर ही नहीं होता ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो ब्लड में एज इट इज पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, जो कि बाद में क्योंकि लीवर में स्टोर नहीं हो रहा तो वो हमारा यूरिन के थ्रू लॉस आउट हो जाता है बॉडी से। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और कीटोसूरिया क्या होता है कि जो हमारा आगे चल के एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल में कंपाउंड बनता है, तो क्योंकि हमारा इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी से भी होता है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है OAA, जिसकी क्रिटिकल सप्लाई होती है किसमें? TCA साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो जब OAA हमारा मिल नहीं रहा तो वो हमारा जो एसिटाइल कोए होता है कंपाउंड, उससे वो बाइंड अप नहीं करता और हमारा नया कंपाउंड नहीं बनता। तो मतलब हुआ क्या कि जो एसिटाइल कोए जो एंजाइम है, एसिटाइल कोए जो हमारा कंपाउंड है, एंजाइम नहीं कंपाउंड जो है हमारा एसिटाइल कोए, वो हमारा ब्लड में एज इट इज पड़ा रहता है, उसका यूज नहीं होता। तो ये क्या होता है कीटोन बॉडी की फॉर्म में बनकर हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इसी को कहते हैं कीटोसूरिया।
तो डायबिटीज में हमें यहाँ पे क्या देगा कि डायबिटीज में दो काम होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की यहाँ बात हो रही है। डायबिटीज मेलाइटस में दो काम हो रहे हैं। एक क्या, एक तो ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी जो होती है वो कम होती है या फिर इनहिबिट होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो होता है वो लिवर में स्टोर ही नहीं होता। ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर नहीं होता, डायरेक्ट हमारे यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू हमारा ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। और जो दूसरा काम ये होता है कि एसिटाइल कोई जो होता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, जो कि बाद में कीटोन बॉडी की फॉर्म में बन जाता है और वो भी यूरिन के थ्रू हमारा बॉडी से लॉस हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसूरिया। तो ये तो हमारा भी दो प्रोसेस के नाम बारे में हुआ। अब इसके आगे कौन 10 प्रोसेस रिएक्शन है। अगला अब क्या होगा हमारा सेकंड स्टेप में, ये जो होगा हमारा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें होगी आइसोमराइजेशन। सेकंड स्टेप जो है उसका नाम है आइसोमराइजेशन। इसका जो एंजाइम का नाम होगा वो यहाँ पे होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज या फिर फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन हो गया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। तीसरा जो स्टेप आता है उसमें क्या होगा, फिर से एक फॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पे हमारा बनेगा डी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब इस पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हम सिकल से बॉन्ड जो हम देख रहे हैं, ये कोई डिजाइन नहीं है, हमारे पास पसंद नहीं है, ये बनाया गया जानबूझ के। इसका मतलब होता है हाई एनर्जी बॉन्ड, मतलब जब कभी भी इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो इसका जो मतलब है यहाँ पे जो बनाया गया है सिकल शेप में, ये हाई एनर्जी बॉन्ड को करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पर भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, डी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यहाँ पे भी वही फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रहा है, थर्ड स्टेप है। इसमें भी वही काम होगा, Mg2+ की प्रेजेंस में होगा, ATP एक इन्वेस्ट होगा जो कि हमारा ADP प्लस PI की फॉर्म में खत्म हो जाएगा। और एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा डी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये दो पार्टों में टूटेगा, जो हम कहते हैं कि लाइसिस हो। तो अब ये जो होगा वो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा हमारे कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। दो मॉलिक्यूल बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे। एक होता है जिसका नाम है डाई HAP, फुल फॉर्म होती है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इसे उतारो तो ये बन जाएगा हमारा पगार ट्राइओस फॉस्फेट। इन दोनों को ट्राइओस फॉस्फेट कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ यहाँ पे इस प्रोसेस में, हमारा ये जो फोर्थ स्टेप है स्प्लिटिंग, वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेस एंजाइम। ये जो एल्डोलेस एंजाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट वगैरह में प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो एल्डोलेस एंजाइम होता है ये जिंक कंटेनिंग होता है। स्प्लिटिंग के साथ साथ कंडेंसेशन भी होती है। तो फिर स्टेप में क्या होगा कि डाई HAP पगार में बदल रहा है और पगार जो है डाई HAP में बदल रहा है। और फिफ्थ स्टेप का नाम होगा आइसोमेराइजेशन। और एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोफिल आइसोमेरेज। फिफ्थ स्टेप में ये हो गया। और छठा स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा पगार है ये फिर आगे रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब ये यहाँ पे बन गया, ये खत्म हो जाएगा। उसका जो डाई HAP जो है ये पगार की फॉर्म में बनेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में आगे जो पार्ट लेता है वो हमारा पगार लेता है, डाई HAP हमारा पार्ट नहीं लेता, तो पगार है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा अब ये, दिस इज सिक्स्थ स्टेप, जिसका नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेप। और यहाँ पे हमारा बनता है NAD पॉजिटिव से NADH, साथ में HN, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के संग H3PO3 यूज होता है। एंजाइम का नाम क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और प्रोडक्ट हमारा बनता क्या है, डी ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट। सेवेंथ स्टेप में क्या होगा, ये जो डी ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट है, अब फिर से जैसे यहाँ पे थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप छुड़ा है, जो फर्स्ट कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारा रिमूव होगा, टूटेगा। अब क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है तो इसके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में। अब क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इस स्टेप का ये होगा हमारा सेवेंथ स्टेप। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, ये था हमारा सेवेंथ स्टेप। इस स्टेप में क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप को, इस वाले फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराया, तो इसका नाम होगा डीफॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो हाई एनर्जी बॉन्ड है ये टूटा तो हमारी एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी हमारी ATP की फॉर्म में। कैसे, ADP प्लस PI जुड़ के। Mg2+ हमारा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज नहीं आ रहा, वो काइनेज एंजाइम यहाँ पे होगा कौन सा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ये बन गया सेवेंथ स्टेप। यहाँ पे हमारा ATP यहाँ पे जनरेट होगा।
तो एट्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा डी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ये हमारा चेंज हो जाएगा डी ग्लिसरॉल 2 फॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारा सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो हमने ये रीअरेंजमेंट वाले साइन बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट, डी ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट। स्टेप नंबर ये कौन सा है, स्टेप है 8। नाम क्या है इसका, रीअरेंजमेंट। तो एंजाइम इसमें यहाँ पे काम करेगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हमने म्यूटेज एंजाइम क्यों लिखा, यहाँ पे हमने आइसोमरेज क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि म्यूटेज हमेशा तब यूज करा जाता है जब रीअरेंजमेंट हो रहा हो एटम का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो था वो 3rd कार्बन पे था, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 2nd कार्बन पे आएगा। मतलब मॉलिक्यूल सेम है, बस रीअरेंजमेंट जो एटम या फिर ग्रुप का हुआ है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है। और आइसोमेरेज जब होता है जब कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हुआ था, तो वहां पे हमने आइसोमेरेज एंजाइम का यूज करा। और यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल सेम है, बस उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है आपस में, तो इस वजह से यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम यूज करा। तो ये 8th स्टेप हो गया। अब आता है 9th स्टेप। 9th स्टेप में क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो वाला फॉस्फेट है इसका होगा डिहाइड्रेशन। ठीक, ये डी ग्लिसरॉल 2 फॉस्फेट हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, और ये स्ट्रक्चर डिहाइड्रेशन होगा। ये है स्टेप नंबर 9 जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो H है और ये OH है, ये मिलके वाटर को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। एंजाइम का नाम होगा इनोलेज। और ये एंजाइम जो होता है ये मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस में काम करता है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो डिहाइड्रेशन के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बना लेंगे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, जिसे कॉमनली कहते हैं PEP, पैक के नाम से। ये 9th स्टेप हो गया। अब आता है 10th स्टेप। 10th स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है अब ये टूटेगा और एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक, तो 10th स्टेप में चलते हैं। 10th स्टेप में क्या होगा कि ये हमारा PEP है, इसमें से मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस में ATP बनेगा ADP+PI के मिलने से, और एंजाइम का नाम होगा पाइरूवेट काइनेज। ये है हमारा स्टेप नंबर 10 और उसका नाम है डीफॉस्फोराइलेशन। हुआ क्या कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बन जाएगा इनर फॉर्म ऑफ पाइरुविक एसिड, जो कि अनस्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ है जो कि अनस्टेबल होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नाम का एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से जो अभी ये इनर फॉर्म में है ये चेंज होकर अपनी स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, जो पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ पे एकदम स्पॉन्टेनियसली, ये एरो जो बनाने का मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो स्टेप होता है ये कोई स्टेप गिना नहीं जाता, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम कैटलाइज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जाएगा इधर, और ये जो H है ये H आ जाएगा इधर, पाइरुविक एसिड, जो कि काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ तक हमारे ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप कंप्लीट हो गए। इस वाले को हम कोई ऐसा स्टेप गिनते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम कैटलाइज नहीं है। जो कोई भी स्टेप एंजाइम कैटलाइज नहीं होता उसे हम स्टेप के रूप में गिनते नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन जो होती है वो हमेशा एंजाइम कैटलाइज होती है। तो यहाँ तक की जो रिएक्शन थी अनस्टेबल फॉर्म तक, ये हमारी सारी एंजाइम कैटलाइज थी, लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म है। तो अब इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली चेंज होगा। क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, इस प्रोसेस का नाम होता है टॉटोमेरिज्म। अब ये अनस्टेबल फॉर्म से हमारे स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप हो गए। तो अब अगर हम नेट रिएक्शन को देखना चाहें तो नेट रिएक्शन हमारी बनी क्या, इनिशियली हमने लिया था डी ग्लूकोज हमने सबस्ट्रेट के फॉर्म में लिया था, और 10 स्टेप होने के बाद यहाँ पे हमारे बने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, साथ में हमारी 2 ATP बनी, और साथ में 2 हमारे NADH, साथ में H आए, ये बने। ठीक, अब इसके बाद ये जो हमारा पाइरुविक एसिड बना है इसका क्या होगा, इसका फेट क्या होगा। तो उसके फेट पे डिपेंड करता है कि इसको आगे कंडीशन कैसी मिल रही है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो ये जाएगा हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर यहाँ पे इसे O2 नहीं मिल रही तो ये जाएगा हमारा इनकम्प्लीट, या फिर जैसे हम पार्शियल कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। और इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन टर्म का मतलब ही ये है कि जहाँ कहीं भी एनारोबिक कंडीशन आ जाए, मतलब जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए वहां पे फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होती है और स्केलेटल मसल में होती है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और कई सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। ईस्ट जो होती है वो हमारी फैकल्टेटिव एनारोबिक होती है, ये पॉइंट याद रखने लायक है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि इनका फेट क्या है। तो इनके फेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले लिया इनकम्प्लीट वाला लेकर चल रहे हैं, मतलब एनारोबिक कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि जब हमारे पायरुविक एसिड को आगे हमारी एनारोबिक कंडीशन मिलेगी तब उसका फेट क्या होगा। और उसमें भी हम पहले लेके चल रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारा क्या होगा कि जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो होंगे ये हमारे, ये जो हमारा बना था ये इसमें यूज हो जाते हैं। ये दो NADH प्लस में H आए, ये मिलके यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। और ये क्या होगा, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। साथ में ये जो है ये हमारा ब्रोक डाउन होगा किसमें, दो NAD प्लस में। और यहाँ पे जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी वो एनर्जी हो जाएगी हमारी -47 किलो जूल पर मोल प्लस 2 ATP और होंगे, क्योंकि ये 2 ATP तो ये है ना, ये वाले ATP का आएंगे। तो ये हमारा किसमें हुआ, जब हमारी ये हुई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये काम होता है। उसके बाद है कि हमारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसमें वही सेम प्रोसेस की दो मॉलिक्यूल जो हमारे पायरुविक एसिड के जो बने थे, यहाँ पे ये पहले एसिटल डिहाइड में चेंज होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। और ये जो हमारा पायरुवेट है ये दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल डिहाइड CH3CHO में चेंज हो जाएगा। अब ये जो एसिटल डिहाइड है ये दो NADH साथ में H आयन से मिलकर, और एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस ADH, ये हमारा इसमें चेंज कर देगा ऐसे एसिटल डिहाइड को दो मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और CO2 प्लस NAD प्लस प्लस 2 ATP। और एनर्जी जो यहाँ पे हमारी लिबरेट होगी वो होगी -47 किलो जूल पर मोल। ये हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और ये हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो एनारोबिक कंडीशन में हमारा ये हुआ कि जब हम नेट देखें कि एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा NADH जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में बना था ये यूज अप हो जाता है, ये यूज अप हो जाता है और यहाँ पे ये एज इट इज इस फॉर्म में आ जाता है, तो इसका कुछ काम नहीं रहता। अब है कि जो हमारा पायरुविक एसिड बना था उसे अगर एरोबिक कंडीशन दे दिया है तब क्या होगा। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, जो दो मोल हमारे पायरुविक एसिड के बने हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और वहां पे उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, मतलब CO2 निकलता है और वाटर, CO2 एक तो निकलता है साथ में वाटर भी निकलता है। तो जो इसमें क्या होगा, लेकिन जैसे ये जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है क्रैब साइकिल के लिए। ग्लाइकोलाइसिस में हमारा पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में चला गया, और क्रैब साइकिल में हुआ क्या कि यहाँ पे हमारा CO2 और वाटर बन गया। ऑक्सीडेशन में यही होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 और वाटर निकलता है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्योंकि ये हमारी हो रही है किसमें, एक्वस पोर्शन ऑफ सेल में, जैसे साइटोसोल कहते हैं, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो साइटोसोल से रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इन दोनों को लिंक कर रही होगी। तो हाँ, वो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। इन दोनों के बीच में एक लिंक रिएक्शन होती है जो क्या करती है, पायरुवेट को एक मॉलिक्यूल में चेंज करती है एसिटाइल कोए, और वो एसिटाइल कोए फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी चीज होती है, वो चीज होती है लिंक रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों, क्योंकि अगर लिंक रिएक्शन नहीं होगी, वो पायरुवेट एसिड हमारा एसिटाइल कोए में चेंज नहीं होगा, तो फिर आगे क्रैब साइकिल में जाएगा नहीं और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो लिंक रिएक्शन यहाँ पे हम देखेंगे कि लिंक रिएक्शन क्या होती है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे 2 मोल पायरुविक एसिड के बने हैं ये हमारे चेंज हो जाते हैं 2 मोल एसिटाइल कोए में। तो ये चेंज हुआ तो इतनी जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसके फिर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसमें क्या होता है कि 6 तरीके के को एंजाइम या फिर को फैक्टर यूज होते हैं। एक तो भाई NAD प्लस होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H आयन में। दूसरा क्या होगा, Mg2 प्लस आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा क्या होगा, FAD की रिक्वायरमेंट होगी। चौथा क्या होगा, TPP की रिक्वायरमेंट होगी। पांचवा क्या होगा, लाइपोइक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। छठा क्या होगा, को एंजाइम A मतलब HS की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है, और क्योंकि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जा रहा है तो एक हमारा CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएगा। इस CO2 मॉलिक्यूल एक हमारा निकल गया। अब ये निकल रहा है, इतना सा कुछ ये चाहिए की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसका एंजाइम जो होगा वो भी कोई ऐसा छोटा मोटा तो होगा नहीं। तो इसका जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है उसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें 3 मिलके होंगे। पहला होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा होता है डाईहाइड्रोइल लाइपोइक ट्रांस एसिटाइलेज, तीसरा होता है डाईहाइड्रोइल लाइपोइक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये 3 एंजाइम इसमें यूज होते हैं। कब? जब पायरूविक एसिड 2 मॉलिक्यूल जो है ये हमारे एसिटाइल कोए में चले जाते हैं। अब ये एसिटाइल कोए क्या होगा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद CO2 और हमारा H2O में बदल जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारा एसिटाइल कोए है, ठीक, ये एसिटाइल कोए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो क्या हुआ, यहाँ पे से OAA की इसे सप्लाई मिली और साथ में इसमें वाटर भी एडिशन हुआ। यहाँ पे ये हमारा बन गया सिट्रिक एसिड। ऐसे करके साइकिल पूरी कंप्लीट होती है और इसी साइकिल को हम क्रैब्स साइकिल कहते हैं और इसी को हम TCA साइकिल कहते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया की किसमें होती है, मैट्रिक्स में होती है। ये होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। Here I have ended the topic glycolysis. I hope you like the topic. Thank you very much.